जरा सोचिए, सुबह सुबह आंख खुलती है, आप अपना मोबाइल चेक करते हैं और अचानक बैंक का एक मैसेज आता है कि खाते की जिंदगी भर की कमाई गायब हो गई। सबसे डरावनी बात, कोई ओटीपी नहीं आया, ना किसी ने एटीएम कार्ड मांगा, ना ही कोई फर्जी फोन कॉल आई। एकदम सन्नाटा और खाता खाली। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय की एक बेहद खौफनाक सच्चाई है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने हमारी डिजिटल सुरक्षा की पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया है। इसे एईपीएस घोटाला कहते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो एक खामोश बैंक डकैती। अब जब भी साइबर फ्रॉड या डिजिटल धोखाधड़ी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। ये नियम तो हम सबने बिल्कुल रट लिया है, लेकिन क्या बिना ओटीपी या एटीएम कार्ड की भी बैंक खाता खाली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। इस घोटाले में अपराधी कोई फोन कॉल नहीं करते, कोई लालच नहीं देते, वो सीधे उस सिस्टम पर चोट करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते थे। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन पहलुओं को समझने वाले हैं। पहला, ये खामोश बैंक डकैती आखिर है क्या? दूसरा, एईपीएस सिस्टम कैसे काम करता है? तीसरा, फिंगरप्रिंट क्लोनिंग का तरीका। चौथा, क्यों ग्रामीण भारत इसका सबसे बड़ा शिकार है? पांचवां, आधार की सुरक्षा और इस पर हो रही कार्रवाई। और सबसे अहम छठा बिंदु, हम अपने बैंक खातों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये एईपीएस यानी एईपीएस है क्या? देखिए, एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत सरकार ने इसे एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया था। मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब देश के उन दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग पहुंचाना जहां कोई बैंक शाखा या एटीएम नहीं है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक छोटी सी माइक्रो एटीएम मशीन होती है, बस अपना आधार नंबर बताइए, अंगूठा लगाइए और कैश निकाल लीजिए या बैलेंस चेक कर लीजिए। सोचिए, बैंकिंग को हर किसी के लिए कितना आसान बना दिया गया। लेकिन कभी-कभी यही आसानी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, जब हम नॉर्मल डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा की कई दीवारें होती हैं। एटीएम से पैसे निकालने हैं, कार्ड चाहिए और पिन भी। ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, फोन पर ओटीपी आएगा। इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, एकदम सॉलिड सिक्योरिटी। लेकिन एईपीएस में क्या होता है? यहां सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक, आपका आधार नंबर, जो आजकल लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है, और दूसरा आपका फिंगरप्रिंट। बस, कोई ओटीपी नहीं, कोई अलर्ट नहीं। अगर मशीन को यह लग गया कि सही इंसान ने अंगूठा लगाया है तो पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन पूरा। और जालसाजों ने इसी लूप होल को पकड़ लिया है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। आइए समझते हैं फिंगरप्रिंट क्लोनिंग का पूरा खेल। तो असल में ये अपराधी काम कैसे करते हैं? इनका तरीका 3 बड़े ही सधे हुए स्टेप्स में बटा होता है। पहला स्टेप, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का डेटा जुटाना। अक्सर ये जानकारी जमीन की रजिस्ट्री के कागजातों या किसी और सरकारी निजी डेटाबेस से चुरा ली जाती है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, क्लोनिंग। ये लोग सिलिकॉन, मोम या रबर का इस्तेमाल करके आपके फिंगरप्रिंट की एकदम हुबहू नकल तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल असली जैसा रबर का अंगूठा। और फिर शुरू होता है तीसरा स्टेप। ये किसी भी माइक्रो एटीएम एजेंट के पास जाते हैं, स्कैनर पर वो नकली अंगूठा रखते हैं और सिस्टम को लगता है कि असली खाताधारक खुद पैसे निकाल रहा है। काम तमाम, कोई शोर नहीं। जब तक आप अपनी पासबुक अपडेट नहीं कराते, आपको इस चोरी की भनक तक नहीं लगती। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा है, और वो है हमारा ग्रामीण भारत। देखिए, शहरों में तो ज्यादातर लोग एटीएम, यूपीआई या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा गांव के बारे में सोचिए। वहां सबसे नजदीकी बैंक शाखा भी कई किलोमीटर दूर हो सकती है। इसलिए लोग अपने गांव के बैंक मित्र या सीएससी सेंटर वाली छोटी माइक्रो एटीएम मशीनों पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। ऊपर से डिजिटल साक्षरता की भी कमी है। अगर खाते से पैसा कट भी जाए तो कई बार तुरंत मैसेज नहीं आता या लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। स्टडी IQIS के विश्लेषण जैसी कई रिपोर्ट बताती हैं कि इसी देरी का पूरा फायदा ये ठग उठाते हैं। आसान भाषा में कहें तो एईपीएस पर ज्यादा निर्भरता और कम जागरूकता ने ग्रामीण आबादी को इन अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य बना दिया है। जाहिर है, इस तरह के घोटालों के बाद आधार की सुरक्षा और इस पर हो रही कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के नुकसान की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक चुनौती है। इस घोटाले ने आधार डेटाबेस की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।
अब अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो जहां एक तरफ सुरक्षा में सेंध लगने की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और बैंक भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। रेगुलेटरी बॉडीज और बैंक अब धोखाधड़ी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित निगरानी सिस्टम ला रहे हैं। माइक्रो एटीएम चलाने वालों के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी व्यवस्थाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है, ताकि इस तरह की चोरियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन जब तक ये सारे सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते, तब तक हम अपने बैंक खातों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? सच कहूं तो कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। कुछ बहुत ही ठोस कदम है जो हमें आज ही उठाने चाहिए। सबसे अचूक और पक्का तरीका है अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर देना। जी हां, भारत सरकार के आधिकारिक एम-आधार या UIDAI की वेबसाइट पर जाकर बायोमेट्रिक स्कोर लॉक किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के पास आपके अंगूठे का क्लोन है भी, तो भी सर्वर उसे पास नहीं करेगा। जब आपको जरूरत हो, बस ऐप से अनलॉक कीजिए, काम होने के बाद फिर लॉक कर दीजिए। इसके अलावा अपने बैंक स्टेटमेंट को समय समय पर चेक करते रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी अनजान AEPS ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन को खबर करें। और हां, ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने घर के बुजुर्गों और गांव में रहने वाले रिश्तेदारों को भी इसके बारे में जरूर बताइए, जो शायद इस खतरे से बिल्कुल अनजान हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। डिजिटल इंडिया का विजन वाकई कमाल का है, जिसने करोड़ों लोगों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। AEPS इसी विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये खामोश डकैती हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि बैंकिंग सुविधाओं की आसानी कभी भी हमारी सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एक मजबूत सिस्टम वही है जो हर इंसान तक पहुंचे भी और उसकी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित भी रखे। आने वाले समय में तकनीक तो और भी एडवांस होगी, लेकिन क्या हमारे सुरक्षा के तरीके इन साइबर अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, बैंकों और हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा।